तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द धमनी विकार। तो धमनी विकार के अंदर द फर्स्ट टॉपिक इज द एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म इज काइंड ऑफ डिजीज, वो बहुत एक फैटल भी हो सकता है इफ इट इज नॉट ट्रीटेड, और इट इज नॉट ट्रीटेड इन अ इफ इट इज नॉट ट्रीटेड, ठीक है, ये फैटल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें टाइम पे इसका ट्रीटमेंट बहुत नेसेसरी है एन्यूरिज्म का। तो एन्यूरिज्म क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन? हर एक डिजीज में यू हैव टू राइट डाउन द अबाउट द डेफिनेशन, अबाउट इज एटियोलॉजी, अबाउट द क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन लिखना है, देन अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, हाउ वी विल इन्वेस्टिगेट द डिजीज एंड द ट्रीटमेंट। तो ये पैटर्न हर एक डिजीज में फॉलो करता है। ठीक है, तो धमनी विकार के अंदर एन्यूरिज्म हम लोग पढ़ते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द एन्यूरिज्म इज, aneurysm is defined as the localized dilated sac filled with blood in the direct communication with the lumen of the artery. तो aneurysm ये मास्टर कोई में हुई है, देखो म्यूट करना। दे चूड़ी रखे पलोथी में, होगा फूटे ना वो में ना होगा। हेलो नाहिद, एक सेकंड। ओके, तो एन्यूरिज्म के अंदर हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। तो एन्यूरिज्म क्या था, हम लोग ने देखा, इट इज अ लोकलाइज्ड डायलेटेड सैक फिल्ड विद ब्लड इन द डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द लुमेन ऑफ द आर्टरी। तो एन्यूरिज्म क्या होता है, देखो कि हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर एक 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 डायलिटेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक जो हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसमें एक डायलिटेशन हो जाता है। जैसे ब्लड वेसल्स हमारा है उसमें क्या होता है, एब्नॉर्मल डायलिटेशन हो जाता है, पाउचिंग हो जाता है। तो ये ऐसे ना हो करके देयर इज अ डायलिटेशन, जैसे तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एक एब्नॉर्मल डायलिटेशन हो जाता है ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस डायलिटेशन और इसका शेप ये ऐसे ही क्लासिफाइड है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या था, कि एनेरिज्म इज डिफाइंड एज द लोकलाइज्ड डायलेटेड सैक filled with blood in the direct communication with the lumen of the artery। तो ये जो ब्लड वेसल्स का क्या होता है, इसके अंदर एक लुमेन प्रेजेंट रहता है, दैट इज द कवरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये लुमेन है। एंड जो ब्लड वेसल्स होता है यहाँ पे कोई विच ड्यू टू सम etiology it becomes dilated। ठीक है, the dilated it becomes dilated। ठीक है, and there is a communication with the lumen of the blood vessels। ठीक है, तो ये याद रखो कि इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स में ड्यू टू सम etiology there is a dilatation of the blood vessels। ठीक है, तो when it becomes dilated further on क्या होता है, due to this dilatation further on ये blood vessels further on rupture भी हो सकता है। ठीक है, तो एन्यूरिज्म क्या होता है और इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है? एन्यूरिज्म इज डिफाइंड एज द लोकलाइज्ड एबनॉर्मल और वीक स्पॉट ऑन द ब्लड वेसल वॉल दैट कॉजेस आउटवर्ड बल्जिंग लाइक द बबल और द बेलून। तो ये जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है ये क्या होता है, बल्ज हो जाता है ड्यू टू उसका वीक वॉल की वजह से, वीक आर्टेरियल वॉल की वजह से, ड्यू टू सम इटोलॉजी, जो हम लोग इटोलॉजी देखेंगे, जैसे कि मान लो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है पेशेंट का, या फिर ड्यू टू डिसलिपिडीमिया, ठीक है, डायबिटीज, ओबेसिटी। तो ये सारी इटोलॉजी की वजह से जो ब्लड वेसल्स होता है ये वीक हो जाता है। ब्लड वेसल्स का जो वॉल होता है, लुमेन ऑफ द आर्टरी, इट बिकम्स वीक एंड इट बिकम्स आउटपाउच्ड और इट बिकम्स डायलेटेड। ठीक है, फर्दर ऑन जब इसका प्रेशर बढ़ता है वो क्या होता है, रप्चर हो सकता है। ठीक है, तो एन्यूरिज्म क्या है, इट इज लोकलाइज्ड एबनॉर्मल वीक स्पॉट ऑन द ब्लड वेसल्स। कोई एक वीक स्पॉट जहाँ पे ब्लड वेसल्स का वॉल वीक है वहां से क्या होता है, एक बल्ज हो जाता है। ठीक है, आर्टेरियल का बल्जिंग हो जाता है एंड इट इज समवॉट बबल और बेलून शेपेड। तो इटोलॉजी के अंदर क्या हमने देखा, दैट इज वीकनेस ऑफ द आर्टेरियल वॉल। आर्टेरियल वॉल का वीकनेस की वजह से, मान लो इस पोर्शन में आर्टेरियल का वीकनेस हो गया है और इस पोर्शन में यहाँ पे बल्ज डेवलप हो गया है। ठीक है, तो ये बल्ज होता है, इट इज अ बैलून और बबल शेपेड आउटवर्ड बल्जिंग फ्रॉम द वीक स्पॉट। ठीक है, तो वीकनेस ऑफ द आर्टेरियल वॉल की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एन्यूरिज्म क्रिएट हो रहा है। एंड फर्दर ऑन इफ दिस एन्यूरिज्म इफ इट इज अनट्रीटेड, या फिर अगर एन्यूरिज्म ट्रीट नहीं हुआ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रेशर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड का स्टैसिस हो रहा है, ब्लड यहाँ पे फ्लो ठीक से आगे नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड का प्रेशर की वजह से ये कभी कभार बर्स्ट भी कर सकता है। ठीक है, एंड पेशेंट में डाई ऑल्सो। तो इटोलॉजी क्या है कि वीकनेस ऑफ द आर्टेरियल वॉल के अंदर का ये इटोलॉजी है एंड इट कैन बी कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटली ये एनेरिज्म हो सकता है, बट एक्वायर्ड कॉजेस के अंदर ट्रॉमेटिक हो सकता है, हाइपरटेंशन, ड्यू टू हाइपरटेंसिव पेशेंट में एनेरिज्म दिखने को मिलता है, डीजेनेरेटिव चेंजेस जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, इन्फेक्शंस एंड सम रेडिएशन थेरेपी के वजह से यहाँ पे एनेरिज्म देखने को मिल सकता है। रिमेंबर वन थिंग कि एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द एन्यूरिज्म। ठीक है, एंड द हाई रिस्क फैक्टर्स के अंदर देखो क्या क्या हो सकता है,
when the patient is having the cholesterol high patients रहते हैं, जैसे जो लोग डिसलिपिडीमिया के पेशेंट्स रहते हैं, मेनली तुम लोग देखोगे डिसलिपिडीमिया उन पेशेंट्स जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, ओबेस पेशेंट होते हैं, उसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑल्टर करते हैं और लिपिड लेवल ऑल्टर करते हैं। अल्कोहल इंटेक पेशेंट में, ओल्ड एज में पेशेंट्स में, इनमें क्या होता है डिसलिपिडीमिया पेशेंट्स होते हैं, और इसमें क्या होता है इनका विथ फर्दर पीरियड ऑफ टाइम इनका जो आर्टेरियल वॉल है वो वीक होने लगता है। ठीक है, तो ये सब कोमॉर्बिडिटी डिजीजेज है जिसके अंदर क्या होता है एन्यूरिज्म का डेवलपमेंट बहुत कॉमन देखने को मिलता है। तो हम लोग ने देखा कि इटोलॉजी क्या क्या हो सकता है, एक्वायर्ड कॉजेज, ट्रॉमेटिक कॉजेज, हाइपरटेंसिव एंड डीजेनेटिव चेंजेस जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस और सम ऑफ द इन्फेक्शंस आर द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस एन्यूरिज्म। Then tobacco intake is also one of the risk factors for the development of this aneurysm. तो एनुरिज्म के अंदर क्लिनिकल फीचर्स में क्या मिल सकता है, कभी कभार क्या होता है पेशेंट असिम्टोमेटिक लेकर के आता है, फर्दर ऑन क्या होता है पेशेंट इज असिम्टोमेटिक। ठीक है, बाद में देखने जब स्क्रीनिंग करते हैं तब जाकर के देखने को मिलता है कि एनुरिज्म डेवलपमेंट हो रहा है। तो सिम्टम्स डिपेंड अपॉन विच एरिया ऑफ द आर्टरी का बल्जिंग है, बेलोइंग है। ठीक है, उसकी वजह से क्लिनिकल फीचर्स हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जो एनुरिज्म है ये कहीं भी ऑर्गन का ब्लड वेसल्स में डेवलपमेंट मिल सकता है, तो जहां पे डेवलप होगा वहां का क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल किडनी में, अगर किडनी के ब्लड वेसल्स में अगर एनुरिज्म हो जाता है देन द पेशेंट विल कंप्लेन द फ्लैंक पेन, टेंडरनेस, हेमाचूरिया, हाइपरटेंशन भी मिल सकता है उन पेशेंट्स को। तो यहाँ पे देखो एक क्या मिल सकता है, फिजिशियन क्या होता है कभी कभार फ्लैंक पेन, टेंडरनेस, हेमाचूरिया मिलने के बाद कभी कभार फिजिशियन कैन थिंक अबाउट the some renal colic conditions like the some renal stone cases। हाँ, तो कभी कभार वो सोचता है कि फिजिशियन की कहीं रेनल स्टोन तो नहीं है। तो कभी कभार रेनल स्टोन सोचने के बाद क्या होता है, कभी कभार ये जो डायग्नोसिस है एन्यूरिज्म का ये बहुत डिले होने लग जाता है, एंड फर्दर ऑन पेशेंट का डिटेरिएट होता है एंड पेशेंट में डाई ऑल्सो। तो दिस इज व्हाई एन्यूरिज्म इज इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी important important condition to diagnose this case। तो यहाँ पे पता नहीं चलता है फिजिशियन की व्हाट इज द मेन एक्चुअल कॉज ऑफ दिस एन्यूरिज्म। तो बैक ऑफ द माइंड में ऑलवेज वी हैव टू थिंक अबाउट दिस एन्यूरिज्म कंडीशन आल्सो। इसमें क्या होता है और एक कंडीशन जैसे होता है पेशेंट कैन कंप्लेन विद चेस्ट पेन। ठीक है, और दी जो बैक साइड ऑफ द चेस्ट है अराउंड द स्कैपुलर एरिया में वहां पे कभी कभार पेन लेकर के भी आ सकता है इफ द डेवलपमेंट ऑफ द एन्यूरिज्म अराउंड द कोई भी मायोकार्डियम वेसल्स या फिर कोई भी आउटिक जो एन्यूरिज्म अगर हुआ। तो आउटिक एन्यूरिज्म में क्या होता है कभी कभार पेशेंट पेन लेकर के आता है, चेस्ट पेन और बैक पेन, देन द फिजिशियन थिंक्स अबाउट द मायोकार्डियम इंफार्क्शन पेशेंट और द हार्ट अटैक। तो वहां पे कभी कभार फिजिशियन सोचता है और देन ईसीजी कराता है, ईसीजी में कुछ फाइंडिंग्स नहीं मिलता है। तो फिजिशियन कभी कभार क्लिनिकल सिनेरियो ये पेन देख करके, रेफर्ड पेन देख करके कभी कभार हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, विच इज वेरी मच रॉन्ग। अगर वहाँ पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मेडिसिन स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हम लोग क्या देते हैं एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन, एटोरवा, देन कभी कभार डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ इंफार्क्शन वेदर हमारा एसटी एलिवेटेड है या नॉन एसटी एलिवेटेड है, उसके बाद उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस भी कभी कभार ऐड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। तो वहाँ पे अगर मान लो क्लोपिडिग्रिल, एस्पिरिन ये सब क्या है एंटीकोगुलेंट, या फिर एस्पिरिन क्या होता है एंटीप्लेटलेट ड्रग है। अगर मान लो उस पेशेंट को एन्यूरिज्म डेवलप हुआ है, अगर ये सब मेडिसिन अगर मान लो एस्पिरिन, अटोरवा, अटोरवा भी है डिस्लिपिडिन ड्रग, अगर एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल या फिर कोई भी स्ट्रेप्टोकाइनेस, ब्लॉडबस्टर एंजाइम्स अगर मेडिसिन स्टार्ट कर दे देन दिस एन्यूरिज्म कंडीशन विल बिकम एग्रेवेट, ये फर्दर डिटोरिएट करेगा। तो ऑलवेज ऑलवेज वी हैव टू think about this aneurysm condition also back of the mind, always we have to diagnose correctly। ठीक है, ये ऐसा भूल बहुत होता है कि कभी कभार ये कंडीशन में कभी कभार एमआई का मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, तो ये क्या होता है एन्यूरिज्म फर्दर एग्रेवेट हो जाता है, क्योंकि फर्दर और वहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एन्यूरिज्म कंडीशन में यहाँ पे बल्ज होने की वजह से ये बर्स्ट हो जाता है। फर्दर ऑन यहाँ पे अगर मान लो हम लोग प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट या एस्पिरिन ग्रुप ऑफ ड्रग ऐड करेंगे तो फर्दर द ब्लीडिंग विल ऑल्सो इंक्रीज। तो उसमें तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन केस ऑफ एन्यूरिज्म कंडीशन। तो ये एन्यूरिज्म ये जो है ये कहीं भी डेवलप हो सकता है, इट कैन डेवलप इन द सेरिब्रम आल्सो, इन द किडनी, इन द एब्डोमिनल आउटा और द आउटा। तो जहां पर भी वहां पे वीक मिलेगा ब्लड वेसल्स का वहां पे क्या होता है एन्यूरिज्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है,
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज दिस केस, डायग्नोज दिस एन्यूरिज्म, ठीक है। तो हाई रिस्क फैक्टर्स आर दीज पेशेंट्स, ठीक है, ये हम लोग को देखना है। देन हम लोग ने देखा कि सेरिब्रल एन्यूरिज्म में अगर मान लो होता है तो उसमें क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखने को मिल सकता है। तो जैसे लॉस ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस, ठीक है, फैटिग, डबल विजन, ठीक है। इफ रप्चर, अगर मान लो एन्यूरिज्म रप्चर हो गया, देन देयर विल बी अ परमानेंट लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन क्यों होगा? अगर मान लो सेरिब्रम में अगर कोई ऑप्टिक काइज्मा में, अगर वो ऑप्टिक काइज्मा में ये एन्यूरिज्म अगर मान लो प्रेशर दे, तो वहां पे क्या होता है, विजन विल बिकम डिस्टर्ब एंड द पेशेंट कैन आल्सो प्रेजेंट विद नेक पेन, हेडेक, समटाइम कन्वल्शन, और ठीक है, ये सब लेकर के भी पेशेंट आ सकता है इन केस ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑर्गन, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, द क्लिनिकल फीचर्स विल मैनिफेस्ट अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ द एन्यूरिज्म। तो डिपेंड, দাদা বলছি সেরিব্রাল हाँ, সেরিব্রাল এনুরিজমটা আরেকবার বললে না। तो हम लोग ने देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, एरिया इन्वॉल्वमेंट और द स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट और द ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट की एन्यूरिज्म कहाँ पे हो रहा है, तो वैसे ही हमको क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो अगर मान लो किडनी में हुआ तो हमको ये सारे साइंस मिला, ठीक है। अगर मान लो कोई आउटर कंडीशन में हुआ तो हमको पेशेंट का चेस्ट पेन या फिर बैक साइड पेन मिल सकता है, रेटिंग टुवर्ड्स द शोल्डर। अगर मान लो सेरिब्रम में कोई एन्यूरिज्म हुआ, देन सेरिब्रम में क्या होता है, देयर विल बी अ सम लॉस ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो मेरे को पता है ना, बॉडी बैलेंस हमारा सेरिबेलम करता है, ठीक है। तो अगर मान लो वहां पे एन्यूरिज्म हुआ, तो एन्यूरिज्म होने की वजह से ये सारा क्यों मिल रहा है? क्योंकि एन्यूरिज्म होने के बाद क्या होता है, वहां पे जो हमारा जो ब्रेन है, सेरिब्रम है, हमारा जो ब्रेन, उसमें क्या होता है ना, वो प्रेशर क्रिएट करता है। डिफरेंट जो ब्रेन के पार्ट है उसमें प्रेशर क्रिएट करता है ये एन्यूरिज्म, क्योंकि एन्यूरिज्म एक बल्ज है, ठीक है। ये मान लो वेसल्स है, इसमें क्या है, एक बल्जिंग है। और ये बल्जिंग होने की वजह से क्या होता है, सेरिब्रम के जो सारे पार्ट्स है उसमें क्या होता है, प्रेशर क्रिएट करते हैं। और जब प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मान लो अगर स्पीच एरिया, दैट इज द ब्रोकाज एरिया, अगर वहां एरिया में अगर मान लो वहां पे अगर कोई एन्यूरिज्म होता है, अगर वहां पे कोई प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू एन्यूरिज्म, देन देयर पेशेंट कैन प्रेजेंट विद स्पीच प्रॉब्लम और फैटिगनेस और डबल विजन। अगर कोई ऑप्टिक काइज्मा में, अगर ऑप्टिक काइज्मा में अगर एन्यूरिज्म डेवलप होता है, तो ऑप्टिक काइज्मा एज वी ऑल नो इट हैज, इट इज द मीडिया फॉर द विजन। तो अगर वहां पे अगर कोई एन्यूरिज्म डेवलप होता है, तो वहां पे क्या, पेशेंट कैन कंप्लेन विद द डबल विजन, ठीक है। तो अगर रप्चर हो जाता है, द पेशेंट कैन प्रेजेंट विद द लॉस ऑफ विजन विद द रप्चर ऑफ द सेरिब्रल एन्यूरिज्म। इसमें मैंने बोला कि एन्यूरिज्म फर्दर ऑन इट बिकम्स रप्चर और इट गेट्स रप्चर, तो लॉस ऑफ विजन, नेक पेन एंड द सीवियर हेडेक कंप्लेन लेकर के आ सकता है पेशेंट, ठीक है। तो एन्यूरिज्म कैन आल्सो बी अ कॉज। तो हम लोग को ये सारे रिस्क फैक्टर्स चेक करना है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स पेशेंट को है या नहीं, देन वी हैव टू डायग्नोस द केस। टाइप्स क्या क्या है, तो टाइप्स में देखो, इट कैन बी ट्रू एंड इट कैन बी फॉल्स। ट्रू मीन्स, एज ऑल नो कि ट्रू का मतलब क्या है, दैट इज इट इज द इन्वॉल्विंग द लूमेन ऑफ द आर्टरी। तो ट्रू क्या, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू के अंदर तीन टाइप्स आता है, वन इज द फ्यूजिफॉर्म, नंबर सेकंड इज द सेक्युलर एंड नंबर थर्ड इज द डिसेक्टिंग टाइप। तो नंबर वन इज द फ्यूजिफॉर्म, नंबर टू इज द सेक्युलर एंड नंबर थर्ड इज द डिसेक्टिंग टाइप। तो फ्यूजिफॉर्म का देखो क्या है, देखो इमेज जैसे दिया है, कैसे तुम लोग को ड्रॉ करना है ड्यूरिंग द एग्जाम। तो फ्यूजिफॉर्म में देखो इसका अपीयरेंस कैसा होगा, एक बल्ज होगा, बेलविंग होगा फ्रॉम बोथ द एंड्स, फ्रॉम बोथ द एंड्स बल्जिंग होगा। इट इज अ सैक हैविंग यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, दोनों तरफ से यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होगा, दोनों तरफ से यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होगा of entire circumference of the arterial wall, ठीक है। fusiform means it is due to actual dilatation of the lumen of the artery with which may be symmetrical or asymmetrical, mainly symmetrical होते हैं fusiform types में। तो ये जो bulging हो रहा है, it is uniform expansion of the entire circumference of the arterial wall, तो उसको हम लोग बोलेंगे fusiform। अब ट्रू के अंदर आता है, तो नेक्स्ट इज सेक्युलर। तो सेक्युलर देख लो, जैसे ये एक जगह से यहाँ पे एक्सपेंशन किया हुआ है, तो देयर इज एक्सपेंशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ द आर्टेरियल वॉल, ठीक है। तो फ्यूजिफॉर्म दोनों एंड से होगा, वही सेक्युलर क्या होगा, एक एंड से एक्सपेंशन होगा। एंड द डिसेक्टिंग टाइप क्या है, द ब्लड डिसेक्ट्स इन बिटवीन द मिडिल एंड द आउटर कोट। तो ये जो देख रहे हो लूमेन का, एक ही होता है, दिस इज द मिडिल कोट एंड बाहर का इट इज द आउटर कोट। तो देखो आउटर कोट में कोई रप्चर नहीं हुआ है, बट इन द मिडिल कोट देयर इज अ रप्चर, ठीक है। तो डिसेक्ट कर रहा है, तो दैट इज वाई डिसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो मान लो ब्लड ट्रेवल कर रहा है, ये यहाँ पे डिसेक्ट होने की वजह से ये ब्लड यहाँ पे स्टैसिस होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन करेगा, क्लॉट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज डिसेक्टिंग टाइप, बिकॉज ब्लड डिसेक्ट इन बिटवीन द मिडिल एंड द आउटर कोट। तो मिडिल एंड आउटर कोट से, दिस इज द मिडिल कोट
दिस इज द मिडिल पोर्ट एंड दिस इज द आउटर पोर्ट, और उसके दोनों के बीच से एक डिसेक्ट करेगा, ठीक है, ब्लड। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डिसेक्टिंग टाइप। नेक्स्ट इज द फॉल्स टाइप। फॉल्स मींस देखो यहाँ पे लुमेन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, यहाँ से लुमेन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये कनेक्टेड है देखो थ्रू ओपनिंग। ओपनिंग की वजह से यहाँ पे इट इज अ sac associated with the pre-arterial tissue and communicates with the lumen of the artery through an opening on the wall। सॉरी, इसमें क्या होता है देखो, जैसे ये सब डायरेक्ट लुमेन से कनेक्ट होकर के बल्ज हो रहे हैं, तो इसमें देखो एक एक टिश्यू, एक प्री आर्टेरियल टिश्यू है जिससे कम्युनिकेट कर रहा है लुमेन से। तो लुमेन कैसे, देखो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है इसमें, एक यहाँ पे प्री आर्टेरियल टिश्यू है जिससे कि ये यहाँ पे एक बल्ज हुआ है और एक प्री आर्टेरियल टिश्यू जाकर के यहाँ से लुमेन से कनेक्ट हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन था लुमेन से, यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है लुमेन से, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉल्स टाइप। So it is a sac associated with the pre-arterial tissue and communicate with the lumen of an artery through an opening on its wall। एक ओपनिंग की वजह से, वॉल की ओपनिंग की वजह से यहाँ पे एक बल्जिंग हो गया, ये एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है लुमेन से। वहीं इन ट्रू टाइप्स में क्या है, इन these three cases there is a direct communication with the lumen, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस एन्यूरिज्म। तो जैसे मैंने बोला कि इफेक्ट्स ऑफ द एन्यूरिज्म में क्या हम लोग को देखने को मिलेगा कि ड्यू टू प्रेशर, अगर वेन में अगर प्रेशर होता है, प्रेशर पीटीआई दैट इज प्रेशर थ्रोम्बोसिस एंड इस्चीमिया, तो अगर मान लो वेन्स में अगर ये एन्यूरिज्म डेवलपमेंट होता है, इट लीड्स टू कंजेशन, एडिमा एंड एडिमा ऑफ द डिस्टल पार्ट, ठीक है। नर्व्स का अगर मान लो अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ ड्यू टू प्रेशर इन दी नर्व्स, तो नर्व्स का प्रेशर की वजह से क्या होगा, प्रेजेंट विद पेन, टिंगलिंग सेंसेशन एंड पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया मींस देयर विल बी अ नमनेस। ऑर्गन्स, अगर जैसे मान लो ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट हुआ, आउट जैसे कि फॉर एग्जांपल आउटा, अगर मान लो आउटा में अगर मान लो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, मान लो आउटा में कोई एन्यूरिज्म डेवलपमेंट हुआ, तो अभी ये आउटा के पीछे ही जस्ट क्या है, हमारा एसोफेगस है। तो एसोफेगस आउटा के जस्ट पीछे ही है। अगर मान लो आउटा में अगर कोई एन्यूरिज्म डेवलपमेंट हुआ, तो ये एसोफेगस में क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इट इज टू प्रेशर इफेक्ट इन टुवर्ड्स द एसोफेगस। तो वहां पे पेशेंट कैन प्रेजेंट विद डिस्फेजिया। Dysphagia means patient could not able to swallow properly. There can be a painful swallowing. So depending upon the organ involvement, there will be a clinical features according to that only. तो स्किन में जैसे कि स्किन में इन्वॉल्वमेंट हुआ एनोडिज्म, मतलब एनोडिज्म के वजह से कोई प्रेशर इफेक्ट स्किन में हुआ, then the skin will become stretched, it will become red and edematous, ठीक है। थ्रोम्बोसिस अगर होता है, तो थ्रोम्बोसिस में क्या होगा, ब्लड स्टेसिस, पता ही है। इस्चीमिया में, बिकॉज इस्चीमिया नॉर्मली जो हम लोग को मिलता है डिसेक्टिंग टाइप में इस्चीमिया मिलता है। तो डिसेक्टिंग टाइप में जैसे कैसे मिल रहा है, देखो यहाँ पे जो जो देखो ब्लड है, ब्लड फ्रॉम द डिसेक्टिंग ऑफ द मिडिल एंड आउटर पोर्ट, डिसेक्टिंग वजह से जो ब्लड है ये इट इज गेटिंग यहाँ पे थ्रोम्बोसिस और कोगुलेट। यहाँ की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड स्टैसिस हो रहा है, फर्दर ऑन ब्लड नीचे की तरफ ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो ब्लड नीचे की ट्रेवल नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस्चीमिया डेवलप होकर के यहाँ पे पेशेंट गैंग्रीन हो जाता है। फर्दर ऑन नीचे का जो सारे ऑर्गन्स है वहाँ पे फर्दर ऑन हमारे एक्सट्रीमिटीज में या फिर जहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे गैंग्रीनस या इस्चीमिया डेवलप होता है, ठीक है। यूजली यहाँ पे मिलता है डिसेक्टिंग टाइप में मिलता है, बिकॉज वहाँ पे मिडिल और आउटर कोट में जो है वहाँ पे डिसेक्ट कर रहा है ब्लड, फर्दर ऑन ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है बॉडी में, तो वहाँ पे हम लोग को इस्चीमिया में मिल सकता है। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर गैंग्रीन, जैसे मैंने बोला, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म, हेमरेज मिल सकता है, इन्फेक्शन मिल सकता है पेशेंट को, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के हम लोग क्या करते हैं, देखो लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, बिकॉज यहाँ पे डिसलिपिडीमिया हो रहा है। हम लोग ने देखा कि हाई रिस्क फैक्टर्स के अंदर डायबिटीज है, फिर कोलेस्ट्रॉल जिन लोग का रेशियो हाई रहता है, उनमें जिन लोग का लिपिड प्रोफाइल अल्टर रहता है उनमें मिलता है, ठीक है। आर्टेरियोग्राफी करते हैं हम लोग, तो उसमें हमको बल्जिंग देखने को मिल सकता है, सीटी स्कैन में डिटेक्ट हो जाता है। सर्जिकली ट्रीटमेंट हम लोग आते हैं कि ट्रीटमेंट हम लोग मेन एम इज टू डिक्रीज और टू इनहिबिट द कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन को कम करना है और जो ब्लड सप्लाई है उसमें प्रिजर्व करना है। तो मेनली सर्जिकली ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, इसको एन्यूरिज्म को सर्जिकली ट्रीट करते हैं और ट्रीट करते हैं कि ताकि जो ब्लड सप्लाई है वो फर्दर और इम्प्रूव हो जाए एंड कॉम्प्लिकेशंस हम लोग कम मिले हम लोग को। तो टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म में देखो ये नॉर्मल टाइप है, रप्चर देखो इट गेट्स रप्चर्ड, यहाँ पे देखो एक फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म में देखो ये दोनों साइड से बल्ज हो रहा है, यूनिफॉर्म बल्जिंग। सेक्युलर के अंदर ओनली वन साइड से देखो, एक साइड में सेक्युलर एन्यूरिज्म एक जगह से मिल रहा है, एक साइड में बल्जिंग हो रहा है। तो क्लियर है आई होप, ये वाला टॉपिक